Hello friends, welcome back in my new video. Myself SK Diggarwal, and now in this video we will talk to about next topic and next part of cell cycle in यूकैरियोट्स। इससे पहले अपने पार्ट फर्स्ट के अंदर सेल साइकिल को प्रोकैरियोट्स के अंदर देखा था। उसके बारे में मैंने जनरल बताया भी था आपको कि सेल साइकिल क्या होता है, कि जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें एक कैपेसिटी होती है कि वो अपनी नंबर इंक्रीज कर सकता है बाय रेप्लिकेशन या सेल डिवीजन के द्वारा। तो सेल डिवीजन के अंदर होने वाले इवेंट्स की जो सीरीज है उसी को अपन क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। जैसे अपन प्रोकैरियोट्स में बात किए भी थे, अभी अपन यूकैरियोट्स में देखते हैं। पहले मैं आपको जो भी स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उससे पहले वो प्रोकैरियोट्स के जो सेल साइकिल है उसको ज़रूर देखें ताकि कुछ इससे लिंक जो है वो समझ में आ सके। सेल साइकिल में अपन सेल साइकिल को देखें तो सेल साइकिल है क्या? सेल साइकिल इज द सीरीज ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर होने वाले इवेंट्स की जो सीरीज है उसी को अपन क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। जैसे अपन आज बात कर रहे हैं अपन यूकैरियोट्स की, और यूकैरियोट्स में जैसे अपन देखते हैं कि कंप्लीट जो सेल साइकिल है उसको 4 पार्ट में या 4 स्टेज के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे G1, S, G2 और M फेज। तो चारों जो फेज है उन चारों फेज के अंदर अलग अलग इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे अपन सबसे पहले G1 की बात करें तो G1 क्या है, एक गैप है। कौन सा? फर्स्ट गैप है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, G1 गैप बोलते हैं। तो G1 के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स या उन एंजाइम्स, उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया जाता है जो अगली स्टेज के लिए रिक्वायर होंगे। तो इसका मतलब अगली स्टेज कौन सी आएगी, एस फेज आएगी। एस फेज को अपन जानते हैं भी, उसे सिंथेटिक फेज बोलते हैं, और सिंथेटिक फेज वहाँ पर अपन डीएनए का सिंथेसिस करते हैं। तो डीएनए का सिंथेसिस होने वाली फेज एस फेज कहलाती है। और एस फेज के अंदर जो रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट का सिंथेसिस कहाँ किया गया है, G1 गैप के अंदर रिक्वायरमेंट किया गया है। सेम उसी प्रकार से अगला एस के बाद में आएगा G2 गैप, वो भी गैप है। तो G2 गैप है, उसमें उन सभी प्रोटीन्स और उन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट की जाती है जो लास्ट फेज कौन सी आएगी, M फेज आएगी, जिसके अंदर 1 सेल डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो M फेज के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट होंगे और 2 सेल का डिवीजन होगा, तो उसमें 2 सेल बनेगी। तो उस प्रकार से सभी सेल्स में अपने इवेंट्स होते हैं, अपने फंक्शन होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक सेल अपना अपना फंक्शन रोल प्ले करती है। सेल साइकिल में अपन जनरली देखते हैं, जैसे सबसे पहले अपन इसको डिवाइड करें यूकैरियोट्स में सेल साइकिल डिवाइड इनटू 4 स्टेज। 4 स्टेज में से सबसे पहले अपन देखें, जैसे नॉर्मल अपन देखें या फिर उससे भी पहले अपन देखें, चलो फर्स्ट वाले देखते हैं, इंटरफेज। इस इंटरफेज के अकॉर्डिंग अगर अपन चलते हैं तो सेल साइकिल को पहले अपन 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। एक बार पहले अपन 2 पार्ट में देखते हैं, इंटरफेज, और दूसरी आ जाएगी एम फेज। यहाँ पर आ जाएगी माइटोटिक फेज या एम फेज। तो जो इंटरफेज है उसे अपन कह सकते हैं कि इंटरफेज में 3 इवेंट्स होते हैं। इंटरफेज में 3 इवेंट्स होते हैं। सबसे पहला गैप 1, जिसे अपन कहते हैं G1 फेज। सेकंड
सिंथेटिक फेज जिसे अपन कहते हैं एस फेज, जिसमें डीएनए सिंथेसिस किया जाता है। अब अपन बात करें थर्ड फेज की, वापस से गैप आएगा, गैप 2 जिसे अपन कहते हैं G2 फेज। इस प्रकार से इंटरफेज को 3 फेज में डिवाइड करते हैं और चौथी जो फेज है वो कौन सी आ जाएगी, एम फेज। तो जनरल कंडीशन में देखें तो अपन 2 फेज में डिवाइड करें, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज में 3 इवेंट्स हैं, G1, S और G2, और उसके बाद में एम फेज। एम फेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, और क्रोमोसोम सेपरेट होकर साथ साथ सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पर एम फेज के अंदर क्रोमोसोम सेपरेट एंड सेल डिवीजन अकर। इसी के अंदर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस। अपन बात कर रहे हैं सेल साइकिल की। तो सेल साइकिल वैसे देखा जाए तो कंप्लीट कितनी फेज में कंप्लीट होती है, 3 फेज ये और चौथी फेज एम फेज। तो इसी को अगर अपन इसमें इसी के साथ लिखें तो यहाँ पर चौथी फेज आ जाएगी एम फेज, इस प्रकार से। और इन दोनों को अपन यहाँ से हटा देते हैं। तो ओवरऑल अपन देखें कि सेल साइकिल इन यूकेरियोट्स 4 टाइप्स, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और चारों पार्ट्स में अलग अलग इवेंट्स होते हैं। और चारों पार्ट्स क्या होते हैं, ये जो चारों फेज है वो क्या होती है, रिपीट होती रहती है। रिपीट होने के कारण से उसे अपन क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। और प्रत्येक राउंड के अंदर सेल की संख्या क्या होती है, डबल हो जाती है। फिर वापस एक साइकिल आएगा, फिर उसकी संख्या डबल हो जाएगी। और प्रत्येक अपने अपने जो फेज है वो अपने अपने फंक्शन प्ले करते रहते हैं, कि जैसे अपन अलग अलग फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे अपन यहाँ पर नॉर्मली अपन देख रहे हैं कि पहले अपन डिस्कस कर रहे थे इंटरफेज की। इंटरफेज कैसी है, मोलिकुलर लेवल पे तो कैसी है, एक्टिव है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, डीएनए का सिंथेसिस होता है, उनसे रिलेटेड आरएनए है, उनसे रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, उन सभी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है। तो ये कैसे होते हैं, एक्टिव फेज। मॉलिक्यूलरली एक्टिव फेज होती है, जबकि साइटोलॉजिकली देखें, साइटोलॉजिकली और मॉर्फोलॉजिकली नॉट चेंजेज या इनएक्टिव। इसमें सेल की जो साइटोप्लाज्म है या सेल की शेप या सेल की साइज है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं देखने को मिलता है। तो वो क्या होती है, साइटोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली ऐसे नॉट चेंज या इनएक्टिव होता है। जबकि मोलिकुलर लेवल के ऊपर ये फेज कैसी होती है, एक्टिव होती है। इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाता है, डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है, डीएनए की संख्या का डुप्लीकेशन किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। तो ये इंटरफेज है। दूसरी अपन देखें एम फेज। एम फेज के अंदर देखें मॉलिक्यूलर लेवल पर तो वो रहेगी इनएक्टिव, किसी प्रकार के चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह
नहीं होता है, लेकिन मॉर्फोलॉजिकली और साइटोलॉजिकली कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का मूवमेंट है वो देखने को मिलता है, स्पाइंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, और क्रोमोसोम जो है अपने अपने विपरीत पोल की ओर मूवमेंट करते हैं, अपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करते हैं। तो साइटोलॉजिकली कैसी होगी, ये एक्टिव होती है। और सबसे स्मॉल फेज जो है वो एम फेज होती है, सबसे स्मॉल फेज, स्मॉलेस्ट फेज, अप्रोक्स 1 आवर, 1 घंटे के आसपास की ये फेज होती है। अब अपन इनके बारे में डिस्कस करते हैं, किस प्रकार से इनका सेल साइकिल देखने को मिलता है। इनका फंक्शन मैंने आपको बता भी दिया है कि जैसे इंटरफेज है, मतलब पहले गैप आता है G1, इसमें रिक्वायरमेंट्स तैयार की जाती है, प्रिपेयर फॉर एस फेज, एस फेज के लिए इसमें प्रिपेयर किया जाता है, इसमें डीएनए का सिंथेसिस किया जाता है, इसमें वो सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती है जो एम फेज के लिए आवश्यक हो। आगे अपन इसको डायग्राम से देखते हैं। जैसे सबसे पहले इस प्रकार से एक कंप्लीट साइकिल लेते हैं और अप्रोक्स अपन यूकेरियोटिक सेल साइकिल को, साइकिल का जो टाइम है वो अप्रोक्स मानते हैं 24 आवर्स। कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है। वो अपन कहें कंप्लीट, ये एक स्टैंडर्ड टाइम है इसका। वैसे सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है। अलग अलग स्पीसीज़ की जो सेल है उनके अंदर भी वेरी करता है, और सेल टू सेल के अंदर भी वेरी करता है। किसी को कम टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है। उसके लिए अपन आगे जो है वो एग्जाम्पल कुछ देखेंगे, जिसमें अपन इनके टाइम के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे सेल साइकिल में अपन सबसे लॉन्ग जो है फेज, जैसे अपन यहाँ से देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ से तो अपन देखते हैं G1 को, तो G1 तक सपोज यहाँ तक चलती है। ये है G1। इसका मतलब अपन कह सकते हैं G1 जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। अगला अपन देखते हैं यहाँ पर G1 के बाद में आएगी S, और S के बाद में आएगी G2। तो यहाँ पर ये जो फेज है वो तो अपन यहाँ से डिनोट कर सकते हैं इसको, तो G1, यहाँ पर ये S फेज, और यहाँ से ये आ जाएगी G2 फेज,
और ये जो सबसे स्मॉल साइज जो है वो आ जाएगी एम फेज। इसमें अगर अपन टाइम के अकॉर्डिंग देखें कितना कितना टाइम जो है वो लेती है, इसमें एक थोड़ा सा और चीज़ देखें अपन कि जो जीवन साइज है या जीवन जो फेज है उसके अंदर अगर सेल को अरेस्ट किया जाता है तो कुछ सेल जो है कुछ टाइम के लिए अरेस्ट कर ली जाती है और रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है, जिसे अपन कह सकते हैं इस प्रकार से, इसे अपन कहते हैं जीरो फेज। अब अपन टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखें, सबसे लॉन्ग फेज कौन सी है? G1 है। इसका जो टाइम है वो अगर अपन यहाँ से देखें तो इसका आ जाएगा 6 आवर, ये इसकी 6 घंटे के आसपास की है। इसके अलावा अगले को अपन देखें, यहाँ पर इसको 6 घंटे की नहीं, इसको अपन कह सकते हैं 14 आवर्स की है। यहाँ से अपन देखें तो ये 16 आवर्स, 6 घंटे के आसपास इसका टाइम है। यहाँ से इसको देखें थ्री आवर्स, और लास्ट में इसको देखें 1 आवर, इसको 1 घंटा टाइम लगता है। तो टोटल जो टाइम है सेल डिवीजन का वो कितने घंटे का हुआ? 24 आवर्स। इस प्रकार से कंप्लीट जो साइकिल है वो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अब अपन अलग अलग अब एक चीज़ अपन देखते हैं कि सभी जो सेल्स होती है या सभी सेल साइकिल है उनके अंदर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स का मतलब है कि अगर सेल जो है एक फेज से दूसरी फेज में जाती है तो उसे पहले चेक किया जाता है कि अगर ये सेल जा रही है अगले राउंड के अंदर तो क्या पूरा मटेरियल है या पूरा इसने जो वर्क करके गई है क्या वो सही है। अगर सही नहीं है तो इसको वहाँ पर क्या किया जाए, रोका जाए और वो काम को कंप्लीट किया जाए, उसके बाद ही उसको अगली फेज में भेजा जाए। तो इस प्रकार से उसको चेक करना, जैसे अपने जो चेक पॉइंट्स होते हैं हाईवे के ऊपर, तो चेक पॉइंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाते हैं तो उस टाइम पे कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो सभी गाड़ियों को या सभी चीज़ों क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कोई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई ऐसी कोई चीज़ें तो नहीं जा रही है जो अनवांटेड है। तो इस प्रकार से इनमें भी क्या होता है, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक पॉइंट सेल को रेगुलेट करते हैं। जैसे अपन सबसे पहले देखें G1 के अंदर, ये सबसे पहला चेक पॉइंट है जिसे अपन कहते हैं G1 चेक पॉइंट। और ये जो G1 चेक पॉइंट है वो करता क्या है, चेक करता है चेक फॉर, क्या क्या चेक करता है, सबसे पहले तो सेल की साइज कि क्या वो डिवाइड करने लायक है, सेल साइज। दूसरा, सेल के पास में या सेल के आसपास में या सेल के अंदर न्यूट्रिशन अवेलेबल है या नहीं है, उसको न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी वो चेक करता है।
इसके अलावा देखें कि ग्रोथ फैक्टर आवश्यक है सेल को डिवाइड करने के लिए, तो ग्रोथ फैक्टर है या नहीं है? ग्रोथ फैक्टर है या नहीं है उसको चेक करेगा। इसके अलावा कि डीएनए जो सिंथेसिस होगा किसमें, एस फेज में जाकर, तो क्या वो डीएनए डैमेज तो नहीं है? डीएनए डैमेज, इन सबको ये क्या करता है, चेक करता है। तो पहला चेक पॉइंट हुआ G1 चेक पॉइंट, जिसमें ये सब चेक किया जाता है। अगर इनमें से किसी भी प्रकार की कमी आती है तो G1 जो फेज है आगे नहीं जाएगी, किस में एंटर कर जाएगी, G0 में एंटर कर जाएगी। और G0 जो है उसे अपन कहते हैं रेस्टिंग फेज, ये एक रेस्टिंग फेज है। अगर इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है तो वापस से G0 किस में आ जाएगी, G1 के अंदर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ तक क्या चल रही है, G1 चल रही है, तो इसमें आ जाएगी। अगला जो चेक पॉइंट्स है, यहाँ पर सेकंड चेक पॉइंट है। इस चेक पॉइंट को अपन कह सकते हैं G1S चेक पॉइंट। इसे अर्ली चेक पॉइंट भी कह सकते हैं G1 का, और इसे G1 का लेट चेक पॉइंट भी कह सकते हैं। ये क्या करती है, चेक फॉर कि कॉम्प्लेक्स जो है, इस टाइम पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो देखता है, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनेगा साइक्लिन E एंड CDK2, कि साइक्लिन E और CDK2 का कॉम्प्लेक्स बना है या नहीं बना है तो ही आगे जाने देगी। अगर नहीं बना है तो इस सेल को यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। इसी प्रकार से इस चेक पॉइंट पे अगर अपन देखें कि यहाँ पर कौन सा साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स बनता है, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों के बारे में, लेकिन एक डायग्राम से आपको मैं पहले एक पूरा जो मैप है उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा हूँ कि G1 के अंदर अगर अपन चेक पॉइंट्स में देखें कि कौन से CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनता है, तो साइक्लिन D और CDK4 और CDK6। तो G1 में पूछा जाए कि कौन सी साइक्लिन CD का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो साइक्लिन D, CDK4 और CDK6। और G1 लेट के अंदर या G1S के अंदर अपन देखें तो यहाँ पर कौन सा बनता है, साइक्लिन E और CDK2 बनता है। आगे अपन S के अंदर देखें कि S के अंदर जो अरेस्ट किया जाएगा या चेक किया जाता है, तो यहाँ पर इसको चेक किया जाता है, तो इसके अंदर कौन सा कॉम्प्लेक्स चेक किया जाता है, तो यहाँ पर साइक्लिन A एंड CDK2 इसका कॉम्प्लेक्स बनता है जो S में बनता है। इसके अलावा यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं, एस की जगह लिख सकते हैं यहाँ पर DNA सिंथेसिस। अब अपन इसके अंदर चलते हैं। कि जो G2 फेज है उससे M फेज में जाएगी तो वो डिवाइड होगी। डिवाइड होने से पहले उस सेल को क्या किया जाता है, रोका जाता है और उसे चेक
किया जाता है। यहाँ पर भी सेल को अरेस्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा G2 चेक पॉइंट। और ये चेक करता है, किसको चेक करता है? एक तो चेक करेगा कि यहाँ पर अभी भी डीएनए सिंथेसिस हुआ है या नहीं हुआ है, डीएनए का प्रॉपर सिंथेसिस हुआ या नहीं हुआ, या उसमें डैमेज है या किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जैसे ये चेक करेगा डीएनए सिंथेसिस, डीएनए को सिंथेसिस करेगा। इसके अलावा डीएनए सिंथेसिस होने के साथ साथ यहाँ पर इसका साइटोकाइनेसिस होने वाला है। तो क्या सेल जो है वो प्रॉपर साइज ले चुकी है? तो यहाँ पर सेल साइज, सेल साइज को भी क्या करता है? चेक करता है। इस प्रकार से ये चेक पॉइंट 2 है। आगे अपन देखें, इसके अंदर अगर अपन ये देखें साइक्लिन कॉम्प्लेक्स देखें, साइक्लिन ए और CDK1 का कॉम्प्लेक्स बनता है। अब अपन एम पे चलते हैं। एम पे अपन देखें कि क्या कंट्रोल किया जा सकता है कि जो स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं, और स्पाइंडल फाइबर्स किस लिए बनते हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं उन क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल की ओर उनको खींचना है या उनको अलग अलग पोल की तरफ भेजना है, क्योंकि एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और दोनों डॉटर सेल में इक्वल रूप से जेनेटिक मटेरियल जाना चाहिए। उनके लिए क्या रिक्वायर है? स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन। तो स्पाइंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है या नहीं हुआ है, इसको कौन चेक करता है? यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर आ जाएगा स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो यहाँ पर जो चेक पॉइंट है उसे क्या कहते हैं? स्पाइंडल असेंबली चेक पॉइंट, कि स्पाइंडल फाइबर बने हैं या नहीं बने हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे चेक की जाती है कि स्पाइंडल फाइबर है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हुआ है या नहीं हुआ है। अगर क्रोमोसोम के साथ अटैच होता है तभी वो सेल को क्या कर सकता है? डिवाइड कर सकता है, क्योंकि इक्वल रूप से जेनेटिक मटेरियल का दोनों ऑपोजिट पोल के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं चेक क्रोमोसोम अटैच टू स्पाइंडल फाइबर। ये किसको चेक करता है? क्रोमोसोम अटैच्ड टू स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर से क्रोमोसोम अटैच हुआ या नहीं हुआ है उसको चेक किया जाता है। यहाँ पर जो चेक पॉइंट है, यहाँ पे चेक पॉइंट कौन सा होता है? साइक्लिन बी और CDK1। यहाँ पर आ जाएगा CDKB और साइक्लिन बी, इस प्रकार से। तो ये सेल साइकिल का अपना कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था कि किस प्रकार से कौन कौन चेक करता है और कौन से साइक्लिन प्रोटीन्स देखने को और CDK कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी अपन देखें,
चलो वो आगे अपन डिस्क्रिप्शन करेंगे इसका कि किस प्रकार से ये कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा सबको कि सेल साइकिल क्या है, कितना टाइम लगता है और कौन से सेल है, कौन से चेक पॉइंट्स है। आगे अपन सबको वापस से डिटेल में स्टडी करते हैं। पहली चीज, सेल साइकिल की जो स्टडी है मोस्टली किसमें की गई है? ईस्ट के अंदर की गई है। और ईस्ट की इसमें 2 स्पीसीज है, 2 स्पीसीज के अंदर इसमें क्या की गई है? स्टडी की गई है। एक है सैक्रोमाइसीस सेरिवेसाई, सैक्रोमाइसीस सेरिवेसाई, और सेकंड आ जाएगी सैक्रोमाइसीस पोम्बे। इस प्रकार से 2 स्पीसीज़ हैं जिनके अंदर सेल साइकिल की स्टडी की गई थी सबसे पहले। इसके अलावा अपन ये देखें, सेल साइकिल का मैंने आपको टाइम बताया था। अप्रोक्स जो टाइम है कितनी लेती है? 24 हावर्स लेती है। लेकिन मैंने आपको एक लाइन कही थी कि अलग अलग सेल के अंदर, अलग अलग स्पीसीज के अंदर ये जो टाइम है वो वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है। कुछ सेल्स के अंदर कम होता है तो कुछ सेल में ज़्यादा हो सकता है। जैसे अपन यहाँ पर बात करें, एम्ब्रियोनिक फेज की बात करें अपन, एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेज, जिसके अंदर G1 एंड G2 अपन कह सकते हैं वेरी शॉर्ट फेज होती है। केवल कौन सी फेज देखने को मिलती है? उसमें जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है। और ये एब्सेंट या फिर शॉर्ट क्यों होती है? क्योंकि जितना भी जो रिक्वायरमेंट मटेरियल है वो सभी कहाँ से मिलता है? फीमेल के एग से मिलता है। रिक्वायर्ड मटेरियल फ्रॉम एग साइटोप्लाज्म। इसलिए इन फेज की जो टाइम है वो ना के बराबर होता है, इसलिए सेल काफ़ी फास्ट डिवाइड करती है। कौन सी? एम्ब्रियोनिक सेल्स जो है वो। जैसे अपन कह सकते हैं कि 1 हावर्स के अंदर, 1 घंटे के अंदर एम्ब्रियोनिक सेल की डिवीजन करने की क्षमता 8 से 16 सेल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर G1 और G2 जो फेज है वो ना के बराबर होती है, और इसके अंदर पूरा जो मटेरियल है, आवश्यक मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब कौन देता है? एग देता है। एग के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, और एग जो है वो लार्जेस्ट या बिगेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल होती है। काफ़ी साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये एग्जांपल था एम्ब्रियोनिक स्टेज की। इसके अलावा आगे अपन देखें, ड्रोसोफिला के अंदर देखें, ड्रोसोफिला में एम फेज
एब्सेंट देखने को मिलती है और केवल कौन सी फेज देखने को मिलती है, इंटरफेज देखने को मिलती है। और इंटरफेज कंटिन्यू होने के कारण से, कंटिन्यू रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल का कंटिन्यू रेप्लिकेशन होता रहता है, लेकिन उनके अंदर सेपरेशन नहीं हो पाता है। सेपरेशन नहीं होने के कारण से इसमें अपन लिख भी सकते हैं क्रोमोसोम नॉट सेपरेट। और क्रोमोसोम जब सेपरेट नहीं होता है तो वहाँ पर कौन सा क्रोमोसोम बनता है, पॉलीटीन क्रोमोसोम फॉर्म। पॉलीटीन क्रोमोसोम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार ये भी डिपेंड करता है अलग अलग टाइम पे कौन सी फेज बनती है, कौन सी फेज एब्सेंट होती है, तो ये सब डिपेंड करता है। आगे अपन देखें ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो सेल साइकिल है उसका जो मॉडल है वो क्या है, ईस्ट फंजाई है। और इसके अंदर सबसे पहले स्टडी ऑफ चेक पॉइंट्स की जो स्टडी है वो किस में की गई थी, ईस्ट के अंदर की गई थी। और ईस्ट के अंदर जो चेक पॉइंट है उसे क्या कहते हैं, स्टार्ट पॉइंट कहते हैं। ईस्ट में चेक पॉइंट्स को क्या कहते हैं, स्टार्ट नाम दिया गया था, सबसे पहले इसमें देखा गया था। ईस्ट के अंदर जो ईस्ट था, ईस्ट को इन्होंने क्या किया, एक ऐसी कंडीशन में रखी, न्यूट्रिएंट लेस कंडीशन, एब्सेंट न्यूट्रिएंट। और जब न्यूट्रिएंट एब्सेंट होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, स्टारवेशन कंडीशन। तो इस ईस्ट सेल को स्टारवेशन कंडीशन के अंदर रखा गया तो देखा गया कि जो सेल है वो आगे डिवाइड नहीं कर पा रही है, और सेल जो है अरेस्ट इन जीवन फेज। तो सेल को जीवन फेज के अंदर अरेस्ट कर लिया गया था और सेल का डिवीजन आगे नहीं हो पा रहा था। तो जीवन के अंदर जो अरेस्ट पॉइंट है उसका मतलब उसको क्या नाम दिया गया, फिर चेक पॉइंट नाम दिया गया। और जैसे ही मीडियम के अंदर न्यूट्रिशन दिया गया, मीडियम में न्यूट्रिएंट दिया गया तो क्या हुआ, सेल जीवन से एस के अंदर एंटर कर गई और इसका मतलब डिवीजन स्टार्ट हो गया, सेल डिवीजन स्टार्ट। तो इस प्रकार से इन्होंने देखा कि कोई ना कोई ऐसे
पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं किसी भी रिक्वायरमेंट को, कि अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेल को क्या कर दिया जाए, अरेस्ट कर दिया जाए। और जैसे ही वो रिक्वायरमेंट जो है उसको कंप्लीट की जाती है तो सेल क्या होती है, आगे स्टार्ट हो जाती है। तो उसको जो रोकना और स्टार्ट करना, ये जो फेज थी या जो चेक पॉइंट था, इसी चेक पॉइंट को इन्होंने क्या नाम दिया, फिर स्टार्ट नाम दिया गया था। अपने यूकेरियोट्स की, जो ह्यूमन यूकेरियोट्स या अदर जो है उनके अंदर अपन बोलते हैं चेक पॉइंट्स, लेकिन ईस्ट के अंदर इसको क्या नाम दिया गया था, स्टार्ट पॉइंट नाम दिया गया था। तो ये तो था इसकी हिस्ट्री के बारे में, ईस्ट के बारे के अंदर। आगे अपन देखें चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स है क्या, इसके बारे में अभी अपन ने काफ़ी डिस्कस किया भी है। चेक पॉइंट्स क्या है कि सेल साइकिल की प्रत्येक फेज के अंदर कुछ बैरियर होते हैं जो ये चेक करते हैं कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट कंप्लीट है या नहीं है, तो ही अगली फेज के अंदर अपन उसे जानने देंगे। उस प्रकार की जो बैरियर होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, चेक पॉइंट्स कहते हैं। चेक पॉइंट्स को स्टार्ट और इसको रोकने या अरेस्ट करने की जो पावर है या जो कैपेसिटी है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होती है। तो चेक पॉइंट्स में अपन कहें दो प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती है जो कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे चेक पॉइंट्स में रिक्वायरमेंट्स, कि चेक पॉइंट्स में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सबसे पहले अपन देखें साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन है, इसके नाम से है कि साइक्लिन प्रोटीन है, तो इसका मतलब प्रत्येक फेज में एवरी स्टेज या फेज के अंदर सिंथेसिस एंड डिग्रेडेड, और अगले उसी फेज के अंदर क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। तो इसे बोलते हैं साइक्लिन प्रोटीन। एंड सभी फेज के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ साइक्लिन एक्सप्रेस। सभी जो फेज है, G1 है, S, G2 और M, सभी के अंदर अलग अलग साइक्लिन क्या होती है, एक्सप्रेस होती है, और अलग अलग उनकी कंसंट्रेशन देखने को मिलती है। जैसे अपन स्टार्ट करें कि कौन सी साइक्लिन देखने को मिलती है। जैसे यहाँ पे अपन देखें, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल वर्टिब्रेट्स की। सबसे पहली जो फेज है वो कौन सी है, G1 फेज। और G1 के अंदर कौन सी साइक्लिन बनती है, तो अभी अपन ने जो डायग्राम बनाया था, साइक्लिक डायग्राम, उसके अंदर देखा भी था। तो G1 के अंदर साइक्लिन D बनती है। इसके अलावा साइक्लिन के साथ साथ लेट फेज के अंदर साइक्लिन E बनती है। दो गई, साइक्लिन D और साइक्लिन E। यहाँ पर अपन डी के जो टाइप्स हैं वो अपन देख सकते हैं, D1, D2, D3, D4, ये इसके साइक्लिन के टाइप्स हैं।
आगे अपन एस फेज के अंदर देखें, एस फेज में साइक्लिन ए, साइक्लिन ए देखने को मिलती है। इसी प्रकार से अपन एम फेज के अंदर देखें, क्योंकि जो बीच के अंदर जो G2 फेज आती है, G2 फेज के अंदर भी साइक्लिन ए ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अपन एम फेज देखते हैं, साइक्लिन बी देखने को मिलती है। तो ये आ जाएगा। अब इनके साथ कॉम्प्लेक्स अगर अपन बनाएं कि कौन से कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा साइक्लिन की बात करें अपन, जैसे G1 के अंदर देखें या एस फेज के अंदर देखें, तो एस फेज के अंदर ए भी रख सकते हैं और ई भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जी की जो लेट फेज है उसमें ई पाई जाती है, और इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं एस फेज। इसलिए G1 और एस फेज की इंटरमीडिएट जो साइट है उसके अंदर ई पाई जाती है, तो एस फेज में ई भी लिख सकते हैं अपन। अब अपन G0 फेज लिख सकते हैं। G0, ये जो G0 है उसके अंदर अपन देखें तो साइक्लिन सी देखने को मिलती है। G2 में ए आ जाएगा, एम के अंदर बी आ जाएगा। इसके अलावा G और M2 जो है, यहाँ पर अपन कहें G2 और M फेज, इसके अंदर अपन देखें तो इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा CD के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अब इन सभी के साथ अपन देखते हैं सेकंड प्रोटीन जो है वो कौन सी है। पहली साइक्लिन प्रोटीन आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी CD की। CD के प्रोटीन, इनके नाम से है साइक्लिन। ये प्रोटीन हमेशा साइक्लिन प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब खुद नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, साइक्लिन के साथ बाइंड होने के बाद, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ही ये क्या करते हैं, अपना फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। दूसरी चीज़, इन प्रोटीन के अंदर एक एक्टिविटी पाई जाती है जिसे अपन काइनेज एक्टिविटी कहते हैं। काइनेज एक्टिविटी किसकी प्रेजेंस में? साइक्लिक की प्रेजेंस में। तो साइक्लिक इसके लिए नेसेसरी है, और साइक्लिक के कारण से ही इसमें काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है, और काइनेज एक्टिविटी होने के कारण से इसमें फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी पाई जाती है कि अपने सेल्फ के ऊपर फॉस्फेट ऐड कर सकता है या किसी टारगेट प्रोटीन के ऊपर भी फॉस्फेट ऐड कर सकता है, जिसके कारण से खुद की कॉम्प्लेक्स को भी एक्टिव कर सकता है और टारगेट प्रोटीन को भी एक्टिव कर सकता है। तो ये थी CD के प्रोटीन। अब अपन देखते हैं G1 फेज के साथ, जैसे यहाँ पर G1 फेज है, G1 फेज साइक्लिन तो D होती है, और इसके साथ में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा? CDK4 एंड
CDK6। इसका मतलब 2 प्रोटीन पाई जाती है, CDK4 और CDK6। किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है? साइक्लिन डी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाती है। अगला अपन देखें ई के साथ, तो यहाँ पर CDK2 बनाता है। यहाँ पर एस के साथ CDK2 बना लेता है। इसके अलावा G1 M के साथ देखें तो यहाँ पर साइक्लिन बी के साथ जो बनाता है CDK1 बनाता है। इस प्रकार से ये इनके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। आगे अपन देखें इसमें इसके साथ में साइक्लिन B1 भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकती है, या साइक्लिन B1 की बजाय अपन कहें साइक्लिन A1, साइक्लिन A2, साइक्लिन A2 भी इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना सकती है। अब कुछ एक्स्ट्रा अपन देखें, जैसे जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे अपन एग्जांपल देखें CDK7 प्लस साइक्लिन H। CDK7 और साइक्लिन H का कॉम्प्लेक्स बनता है। CDK9 और साइक्लिन T के साथ बनाता है, प्लस साइक्लिन T। ये आपस में कॉम्प्लेक्स बनाता है जो G2 फेज में, मतलब अपन बात करें M फेज में पाई जाती है। इसके अलावा CDK11 और L प्लस साइक्लिन L, ये भी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जो एक सेल को दूसरी सेल के अंदर एंटर कराने के लिए, मतलब एक फेज से दूसरी फेज में एंटर कराने के लिए ये कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, नेसेसरी है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स अगर बनता है तो ये कॉम्प्लेक्स जो है इस फेज को इस फेज में एंटर कराता है, G1 S फेज में, इंटरमीडिएट वाले में। ये कॉम्प्लेक्स अगर बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स किस में, S फेज में एंटर कराएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है सक्सेसिव तो ये जो फेज है वो G2 में एंटर कराएगा या M फेज में एंटर कराता है। और अगर लास्ट में फाइनल ये कॉम्प्लेक्स और ये जो कॉम्प्लेक्स है एक्सेसरी, ये जो कॉम्प्लेक्स मेन कॉम्प्लेक्स जो बनता है तो क्या करता है, सेल डिवाइड कराता है। तो ये अलग से कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का नाम जो है अपन कह भी सकते हैं कि सेल मोटिवेशन, या अपन कह सकते हैं मैच्योरेशन कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। तो ये जो है सेल को डिवाइड करने या मैच्योर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण से सेल क्या होती है, डिवाइड होती है। तो आगे अपन पहले इनके फैक्टर्स वगैरह देख लिए अपन। एक फैक्टर एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, जैसे ये सभी चीज़ें अपने को याद रखनी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी फेज में कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है। इन साइक्लिन्स का अगर अपन एक ग्राफ देखें, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखें G1 S, G2 और
एम फेज। यहाँ पर अपन कंसंट्रेशन देखें, साइक्लिन की कंसंट्रेशन देखें अपन चारों फेज के अंदर। तो जैसे सबसे पहले अपन देखें साइक्लिन जो डी है उसका ग्राफ इस प्रकार से आता है कि वो लगभग सभी फेज के अंदर देखने को मिलती है। तो ये जो है वो तो आ जाएगा साइक्लिन डी। साइक्लिन डी सभी सेल्स के सभी फेज के अंदर देखने को मिलता है। अगली फेज अपन देखें, जैसे G1 और S के बीच के अंदर, यहाँ से अपन देखें इस प्रकार से, ये जो ग्राफ आएगा वो आएगा साइक्लिन ई का। तो यहाँ पर साइक्लिन ई आ जाएगी। आगे अपन देखें अगला ग्राफ एस और G2 के बीच। यहाँ पर तो ये जो ग्राफ है वो आ जाएगा साइक्लिन एक आ जाएगा। और लास्ट ग्राफ देखें तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो आ जाएगा साइक्लिन बी। इस प्रकार के इनकी जो कंसंट्रेशन है वो सेल साइकिल की प्रत्येक स्टेज के अंदर इस प्रकार से बनी हुई रहती है। अपन बात कर रहे थे इस ग्राफ के अलावा कि कुछ ऐसी साइक्लिन है जो किसी भी CDK कॉम्प्लेक्स के साथ में पेयरिंग नहीं करती है, जैसे साइक्लिन ऑर्फेन। ऐसे साइक्लिन को ऑर्फेन साइक्लिन है जो नॉट कॉम्प्लेक्स विद CDK, जो किसी भी CDK के साथ में कॉम्प्लेक्स शो नहीं करते हैं। ऐसे साइक्लिन का एग्जाम्पल जो है साइक्लिन जो F है। ऐसी साइक्लिन जो है वो कौन सी है? साइक्लिन F है, जिसे अपन कहते हैं ओपेरॉन या ऑर्फेन साइक्लिन। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि ऑर्फेन जो साइक्लिन है वो कौन सी है, तो साइक्लिन F है। और ऐसी कौन सी साइक्लिन है जो CDK के साथ में कॉम्प्लेक्स शो नहीं करती है, फिर भी चेक पॉइंट के साथ सेल को क्या करती है, वो रेगुलेट करती है, तो वो कौन सी आ जाएगी? साइक्लिन F आ जाएगी। और साइक्लिन जो F है या ऑर्फेन जो है वो सेल को G2M के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेगुलेट G2M ट्रांसिशन। कौन सी फेज में रेस्पॉन्सिबल है? G2M फेज को ट्रांसिशन उसको आगे पास करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये ध्यान में रखना आपको ऑर्फेन। आगे अपन देखें
अपन साइक्लिन और सीडीके के जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें आपको फर्स्ट टाइम अगर कोई स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं या पीजी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लगे, लेकिन इतने ये टफ नहीं है। अगर आप इनको एकदम सिस्टम से आप लिखते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे आप नोट्स बनाते जाते हो, तो आप एक दो बार रीड करने के बाद में आपको थोड़ा ये ईजी लगेगा। इतना कुछ नहीं है, वही चीज़ें हैं, उसी चीज़ों को अपन बार बार में नए नए फैक्टर के साथ में उनकी डिस्कस कर रहे हैं। और ये डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पीजी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे चेक पॉइंट्स को, कि चेक पॉइंट्स क्या है। जैसे अपन फर्स्ट देखें साइक्लिन डी प्लस CDK 4 और CDK 6 ये कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको रोकने वाला जो इनहिबिटर है, जैसे इस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिटर की अपन बात करें तो यहाँ पर इसके इनहिबिटर आ जाएंगे P15, P16 और P18 और P19। ये सभी क्या हैं? इनहिबिटर्स हैं। किसके इनहिबिटर हैं? कौन से कॉम्प्लेक्स के? साइक्लिन डी, CDK 4 और 6। इसका मतलब अपन इसको लिख भी सकते हैं कौन सी फेज में? G1 फेज के क्या है? ये इनहिबिटर है। सेकंड अपन देखें, जैसे साइक्लिन E प्लस CDK 2, इसकी इनहिबिटर की बात करें अपन तो यहाँ पर इसके इनहिबिटर जो हैं वो आ जाएंगे P21, P27 और P57 और अपन लिख सकते हैं P16। मतलब मोस्टली जो है ये इनके इनहिबिटर हैं। इसके अलावा साइक्लिन ए की बात करें प्लस CDK 2 इनहिबिट। फोर्थ के देखें अपन तो फोर्थ आ जाएगा साइक्लिन ए प्लस CDK 1 और लास्ट जो फिफ्थ है जो आ जाएगा साइक्लिन बी प्लस CDK 1 और इसका इनहिबिटर। इन सभी का जो इनहिबिटर है वो कौन है? ये कॉमन है जो सभी को इनहिबिट कर सकता है। P21 और P27, P57 ये सभी कैसे हैं? इनहिबिटर्स हैं। अगले अपन प्रोटीन के बारे में डिस्कस करें। थर्ड प्रोटीन यूबिक्रोटिन लाइगेज। थर्ड प्रोटीन आ जाएगा यूबिक्यूटिन लाइगेज। यूबिक्यूटिन जो लाइगेज है उसमें जैसे अपन कह रहे हैं इसका फंक्शन वैसे तो है किसी भी प्रोटीन को मिसफोल्ड करना, मिसफोल्ड के साथ साथ उनको
डिग्रेड करना या उनको डिस्ट्रॉय करना। तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं यूबिक्विटिन कि यूबिक्विटिन जो प्रोटीन है वो बाइंड कहाँ पे होती है, किसी भी जो टारगेट प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन किसे कह रहे हैं, जिस प्रोटीन को तोड़ना है वो प्रोटीन टारगेट प्रोटीन है, तो उसके लाइसिन एमिनो एसिड से बाइंड होती है। तो यूबिक्विटिन जो है वो प्रोटीन, जिस प्रोटीन को तोड़ना है उस प्रोटीन की कहाँ पे बाइंड होती है, लाइसिन प्रोटीन के साथ में जाकर ये बाइंड होती है। जैसे ये प्रोटीन है और यहाँ पर लाइसिन है, तो यहाँ पर आकर क्या करेगा, ये यहाँ पर आकर बाइंड हो जाएगा इस प्रकार से, और इसको क्या कर दिया जाएगा, इस प्रोटीन को यूबिक्विटिन के द्वारा या यूबिक्विटिन पॉली यूबिक्विटिन के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। यूबिक्विटिन के काफ़ी मॉलिक्यूल्स आकर बाइंड होंगे जिसके कारण से इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यूबिक्विटिन का जो नेचर है वैसे देखा जाए तो किस प्रकार का है, पॉलीट्रिपिन प्रकार का है। पॉलीट्रिपिन, और ट्रिपिन क्या है, डेरिवेटिव ऑफ लिपिड। लिपिड का डेरिवेटिव है पॉलीट्रिपिन, जिसका कार्बन संख्या 40 से अबव होती है, तो उसका एग्जाम्पल है यूबिक्विटिन। और यूबिक्विटिन के द्वारा खास तौर से तोड़ा जाता है साइक्लिन, क्योंकि साइक्लिन जो है प्रत्येक फेज के अंदर सेल की या सेल साइकिल की प्रत्येक फेज के अंदर बनता है और प्रत्येक फेज के अंदर क्या होता है, डिग्रेड होता है। तो उसको डिग्रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी प्रोटीन है, यूबिक्विटिन प्रोटीन होती है जो उसको डिग्रेड करती है। अगला आ जाएगा फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज आपको मैंने पहले भी बताया था कि जैसे साइक्लिन डी है, तो साइक्लिन डी जो है किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, सी डी के 4 या 6 के साथ बनाता है। और जैसे ही साइक्लिन के साथ बनाता है तो ये क्या करता है, या तो अदर जो एक्टिवेटर हैं वो या फिर ये सेल्फ क्या करते हैं, अपने ऊपर फॉस्फेट को ऐड कर लेते हैं, जिसके कारण से कॉम्प्लेक्स कैसा होता है, एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही इनमें से अपन देखें, जैसे ये 14, 15 और ये 161, ये नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स हैं। और यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर थ्रियोनिन है, यहाँ पर टायरोसिन है और यहाँ पर थ्रियोनिन है, ये एमिनो एसिड्स हैं। ये जो दोनों एमिनो एसिड्स, दोनों जो प्रोटीन है, जब तक ये बाइंड रहता है तब तक ये कॉम्प्लेक्स कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है। लेकिन जैसे ही फॉस्फेटेज की एक्टिविटी के कारण से यहाँ पर फॉस्फेट क्या कर दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करते ही ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, एक्टिव होता है। इसका मतलब जब तक थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 दोनों के ऊपर फॉस्फेट बाइंड रहता है तब तक कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव रहता है। फॉस्फेटेज की एक्टिविटी के कारण से फॉस्फेट को रिमूव कर दिया जाता है, जिसके कारण से ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये फॉस्फेट को रिमूव करने के लिए काम में आता है। इसे अपन कह सकते हैं रिमूव फॉस्फेट ग्रुप ऑपोजिट टू काइनेज। काइनेज फॉस्फेट को जोड़ता है और ये फॉस्फेट को रिमूव करता है।
इस प्रकार से ये थी यूबिक्विटीन और ये था CDK साइक्लिन कॉम्प्लेक्स। आगे अपन देखें, तो आगे अपन देखते हैं कि जैसे कुछ वर्टिब्रेट्स के अलावा जैसे अपन ईस्ट की बात करें, ईस्ट में जो फर्स्ट ईस्ट है जैसे सैक्रोमाइसीज पोम्बे, उसमें देखें एक तो साइक्लिन और एक देखें CDK। अपने अंदर अपन उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिन और CDK बोलते हैं, लेकिन जो ईस्ट है उसके अंदर साइक्लिन जो है वो तो है CDC13 और CDK जो है वो केवल सिंगल CDK है जो CDC बोलते हैं उसे। जो किसके सिमिलर होता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 1 के सिमिलर होता है और उसे CDC2 कहते हैं, CDC2। इसमें सिंगल CDC या CDK कॉम्प्लेक्स पाया जाता है। ठीक है, ये यहाँ की इसकी साइक्लिन होगी। अगला एग्जाम्पल अपन देखें, सैक्रोमाइसीज सेरीवेसाई। सेरीवेसाई में साइक्लिन की बात करें अपन तो जीवन में यहाँ पर साइक्लिन काफ़ी देखने को मिलती है। साइक्लिन CLN1 CLN2 CLN3, ये इनकी साइक्लिन देखने को मिलता है और इनकी जो CDK है वो सबके कॉमन होते हैं, CDC28। मतलब सिंगल टाइप के CDC पाए जाते हैं, CDC28 है जो सभी साइक्लिन के साथ में बाइंड होता है। जैसे S के अंदर बात करें अपन, साइक्लिन, तो यहाँ पर S के अंदर आ जाएगी CLB5 CLB6। अब अपन M फेज की बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा CLB1 CLB2 CLB3 CLB4। ये इनकी साइक्लिन के एग्जाम्पल हैं और सबके साथ CDC28, ये इनके साथ क्या होता है, कॉमन होता है सभी के साथ, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद अपन देखते हैं कि साइक्लिन और CDK जो कॉम्प्लेक्स हैं वो दोनों कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स अपनी कैसे एक्टिविटी शो करते हैं। जैसे अब अपन देखते हैं एक्टिविटी ऑफ साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स। क्योंकि जितनी भी जो फेजेज हैं सेल साइकिल की, उन सभी सेल साइकिल की फेजेज को चेक पॉइंट के रूप में कौन सा मेन फंक्शन करता है, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स, जो एक फेज से दूसरी फेज में लेकर
जाता है। अब अपन मेन पॉइंट पर आते हैं कि किस प्रकार से ये कॉम्प्लेक्स को एक्टिव करते हैं और सेल को आगे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में लेकर जाते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर साइक्लिन है और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो है CDK4 और ये साइक्लिन सपोज अपन मान सकते हैं D। और इन दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों आपस में बाइंड होते हैं। जैसे इस प्रकार से साइक्लिन D CDK4 या CDK6। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनएक्टिव है अभी तक, लेकिन इसमें से कुछ फैक्टर की अपन बात करें जो इसको फॉस्फेट इनके अंदर, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि साइक्लिन के साथ CD के जैसे ही बाइंड होता है तो CD के अंदर क्या आती है, एक्टिविटी किसी आ जाती है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन की एक्टिविटी इसके अंदर आ सकती है। फिर भी इसके अलावा भी कुछ जो एसेसरी एलिमेंट्स हैं या फैक्टर हैं जैसे WEE1 V1 ये आता है। इसके अलावा CALK ये, इनकी प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर अपन कॉम्प्लेक्स बनाएं CDK4 एंड CDK6, यहाँ पर 3 फॉस्फेट अपन देखें जैसे 14, 15 और यहाँ पर 161, यहाँ पर लिख दें अपन 15, यहाँ पे लिख दें अपन 14। ये नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स हैं। जैसे 14 नंबर का एमिनो एसिड्स है, ये तो है थ्रियोनिन। 15 नंबर का है टायरोसिन और ये है थ्रियोनिन। 3 प्रकार के हैं। इनमें से इनके ऊपर फॉस्फेट को ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि फॉस्फेट ऐड कौन करता है, CDK खुद करता है, क्योंकि इसके अंदर कैसी एक्टिविटी है, साइक्लिन या अपन कहें काइनेज एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, फॉस्फेट बाइंड हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इन एक्टिव। ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, इनएक्टिव है। क्यों, ये दोनों जो हैं थ्रियोनिन 14 और टायरोसिन 15 दोनों कैसे हैं, इनहिबिटर हैं। इनहिबिटर फॉस्फेट। जब तक ये दोनों फॉस्फेट यहाँ पर बाइंड है तब तक ये कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव रहेगा। इसका मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल या कुछ ऐसे एंजाइम आए जो यहाँ पर ऐड होते हो। कौन से, जैसे अपन बात करें CDC25, CDC25 जो क्या करते हैं, फॉस्फेट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और फॉस्फेट, इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करते हैं और यहाँ पर इस फॉस्फेट को छोड़ देते हैं। और इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। साइक्लिन D और CDK4 या 6, 161 और ये थ्रियोनिन।
यहाँ पर फॉस्फेट बाइंड है और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। ये जो एक्टिव कॉम्प्लेक्स है वो आगे जाके अपनी किसी भी टारगेट जो प्रोटीन है उसके साथ में फॉस्फेट को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। तो ये तो था साइक्लिक प्रोटीन का किस प्रकार से ऐड होता है। जैसे ये किसी टारगेट प्रोटीन को आगे करेंगे, एक्टिवेट करेंगे और सेल एक फेज से दूसरी फेज में जाएगी, वैसे ही साइक्लिन के ऊपर क्या बाइंड होगा, यूबिक्विटिन जो प्रोटीन है वो आगे बाइंड होगा और जिसके कारण से साइक्लिन प्रोटीन को क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इसको तोड़ दिया जाता है। तो ये तो इसका नॉर्मल साइकिल था। आगे अपन देखें तो यहाँ पर अपन सेल साइकिल जो यूकेरियोटिक देख रहे थे, इसमें इस वीडियो के अंदर जो पार्ट सेकंड है, इस पार्ट के अंदर अपन साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स तक अपन ने डिस्कस किया है। अगले पार्ट में आपको ये बताएंगे कि अगर फैक्टर प्रेजेंट है, ग्रोथ फैक्टर, उसके प्रेजेंस में साइक्लिन सीडीके जो कॉम्प्लेक्स है वो एक फेज से दूसरी फेज में कैसे लेके जाता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।